So hello guys, welcome back to our channel. My name is Archie, and with this video we are starting our syllabus of CUT UG Psychology 2025. And as I've said in our previous video, जो हमारा introductory video था, wherein I was discussing about the crash course, I mentioned that I will be uploading one-shot lectures for all the chapters of the syllabus. But I would like to say something here कि one-shot lectures काफी lengthy हो जाएंगे as chapters are lengthy, and I am trying कि in the beginning I would like to deliver chapters का explanation in depth. जैसे जैसे एग्जाम पास आएगा आई विल ऑल्सो डिलीवर रिवीजन लेक्चर जहाँ पे वी विल डिस्कस एवरीथिंग इन वेरी शॉर्ट, एंड वो एकदम ही रैपिड वाले लेक्चर्स होंगे. सो बट स्टार्टिंग में आई एम ट्राइंग कि आई डिलीवर द कंटेंट थोड़े डेप्थ में, ताकि यू आर एबल टू प्रिपेयर दी सिलेबस फ्रॉम स्क्रैच. तो इसीलिए व्हाट आई एम प्लानिंग, आई एम थिंकिंग कि जितने भी वीडियोस होंगे आई विल नॉट अपलोड वन शॉट्स, बट आई विल अपलोड देम इन पार्ट्स, सो दैट आपको बहुत ज्यादा बल्कि ना लगे कोई भी वीडियो, एंड आप पार्ट्स में कवर कर सकते हो. ठीक है, यू कैन increase the speed, play अपने accordingly speed को increase कर सकते हो, and you can watch the video. So I will be uploading all videos in parts. And इसके बाद after completion of this syllabus we will be also moving forward to solving the PYQs, MCQs and all of that stuff. तो सबसे पहले जल्दी जल्दी से we will be covering all the syllabus. तो बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक यू कि आप एनसीईआरटी लेके बैठो. लेक्चर के साथ साथ आप एनसीईआरटी में टिक मार्क करते जाओ, या फिर आप अलॉन्ग साइड अपने नोट्स भी बना सकते हो, व्हाटएवर यू फील कंफर्टेबल, बट मेक श्योर कि आप एक पेन कॉपी लेके बैठ रहे हो, एंड देन यू आर स्टार्टिंग दिस लेक्चर, बिकॉज तभी आप एक्टिवली रिकॉल कर पाओगे सारी इन्फॉर्मेशन को, बिकॉज दिस लेक्चर विल बी इन्फॉर्मेशन हैवी होने वाला है पूरा चैप्टर का, क्योंकि वन शॉट है एंड चैप्टर इज बल्कि, चैप्टर हैज अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन जिसको याद भी करनी है, जिसको समझना भी है. तो इट इज नेसेसरी कि आप पेन कॉपी लेके बैठो, एंड कुछ कुछ चीजें जो याद करने वाली हो वो आप याद कर लिख लो अपने नोटबुक में, एंड टिक मार्क कर लो, स्टार बना लो कि हाँ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो जो भी आई विल बी मेंशनिंग इन द लेक्चर. ठीक है, इसके बाद ऑल्सो आई वुड लाइक टू मेंशन कि दिस पीपीटी आई विल बी अपलोडिंग, आई विल बी पोस्टिंग ऑन द टेलीग्राम चैनल, बट मेक श्योर कि ये जो पीपीटी है इट इज नॉट आइडियल फॉर योर रिविजन. इस पीपीटी के थ्रू आप अपने नोट्स बना सकते हो, इंपॉर्टेंट चीजें मार्क कर सकते हो, बट इट इज नॉट आइडियल फॉर रिवीजन. फॉर रिवीजन पर्पज ओनली रिलाई ऑन योर सेल्फ मेड नोट्स, क्योंकि ये पीपीटी बल्कि है, इट इज आइडियल फॉर टीचिंग पर्पज ओनली, रिवीजन के लिए आइडियल नहीं है. तो डोंट यूज इट फॉर रिवीजन. आप अपने नोट्स बनाने के लिए और बाकी सारे पर्पजेस के लिए इसको यूज कर सकते हो. सो बहुत ज्यादा डिस्क्लेमर हो गया, एंड नाउ वी विल क्विकली स्टार्ट विद द चैप्टर. तो चैप्टर कोई भी हम लोग एक अप्रोच ये फॉलो करेंगे कि कोई भी चैप्टर को स्टार्टिंग में एकदम हेड स्टार्ट नहीं करेंगे. उसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम उस चैप्टर के नाम को ही सबसे पहले हम उसको डिसमेंटल कर देंगे, ताकि फिर हम पूरा एक हमें ओवरव्यू मिल जाए कि अच्छा इस चैप्टर में क्या है, बिकॉज चैप्टर का नाम से ही तो पूरा चैप्टर में जो जो सारा कंटेंट है उसी से उसी को सिंप्लीफाई करके चैप्टर का नाम दिया जाता है. तो अगर हमने चैप्टर का नाम समझ लिया तो फिर हम पूरे चैप्टर को समझ जाएंगे. एक ओवरव्यू, एक बहुत ब्रीफ अच्छा डेप्थ वाला ओवरव्यू मिल जाएगा चैप्टर का. तो यहाँ पे जैसे कि हमको दिख रहा है चैप्टर में दो मेन वर्ड्स हैं. पहला वर्ड है वेरिएशन, पहला वर्ड है हमारा वेरिएशन, और दूसरा वर्ड है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ठीक है, दो वर्ड्स हमें चैप्टर में देखने को मिल रहे हैं. तो सबसे पहले हम वेरिएशन को समझेंगे. वेरिएशन क्या होता है, व्हाट आर वेरिएशंस. वेरिएशन अगर तुम देखो इंग्लिश लैंग्वेज में, ग्रामर में, तुम डिक्शनरी गूगल पर सर्च कर लो, वेरिएशन का मतलब ही होता है डिफरेंस. ठीक है, और ये बहुत ही हम डेली लाइफ में यूज भी करते हैं कि कितना वेरिएशन है इन लोगों में, कितना वेराई कर रहा है, कितना डिफरेंस है इन चीजों में आपस में. तो वेरिएशन का मतलब ही होता है डिफरेंस. कोई चीज आपस में कितना डिफरेंट है, कितना वेरी कर रही है, दैट इज वेरिएशन, सिंपल. तो वेरिएशन अब बहुत सी चीजों में हम देख सकते हैं. हम नेचर में वेरिएशन देख सकते हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि अलग अलग ज्योग्राफिकल पीसेज ऑफ लैंड हमको देखने को मिलते हैं. कुछ प्लेन एरियाज होते हैं, ठीक है, कुछ हिली टेरेन्स होते हैं, कुछ प्लेटूज होते हैं, कुछ माउंटेन्स होते हैं. तो अलग अलग ये हम देखते हैं, नेचर में हम पाते हैं. इसके बाद ऑन द सेम वे अलग अलग स्पीसीज में भी वेरिएशन, इंडिविजुअल वेरिएशन कॉमन होता है इन ऑल स्पीसीज. ऑल स्पीसीज, चाहे वो एनिमल्स हो, कोई भी एनिमल हो, कोई भी छोटे से छोटा एनिमल हो, कोई बड़े से बड़ा एनिमल हो, किसी भी एनिमल में, किसी भी मैमल में, किसी भी ह्यूमन में इंडिविजुअल्स में भी हम वेरिएशन देखेंगे. ठीक है, तो वेरिएबिलिटी इज अ फैक्ट ऑफ नेचर एंड इंडिविजुअल्स आर नो एक्सेप्शन टू दिस. इंडिविजुअल्स में भी हमको वेरिएशन देखने को मिलता है. तो अब अगर हम ह्यूमंस की बात करें, इंडिविजुअल्स की बात करें, तो ये वेरिएशन दो तरीके का हो सकता है. एक हो सकता है फिजिकल वेरिएशन, जब जब हम बॉडी लेवल पे बात करते हैं, फिजिकल अपीयरेंस में बात करते हैं, तो वहां पे लोग वेराई कर सकते हैं. जैसे तुम अपने क्लास में देखते होगे कुछ बच्चों की हाइट बहुत ज्यादा होती होगी, कुछ लाइन में बहुत पीछे लगते होंगे. ठीक है, कुछ की ज्यादा होगी, कुछ की कम होगी. वेट हम देखते होंगे, कुछ फैटी होंगे, चबी होते होंगे, कुछ लीन बच्चे होते होंगे. ठीक है, स्किन कलर की हम बात करते हैं, फिर बात करते हैं हेयर कलर सबका अलग अलग है, आई कलर सबका अलग अलग है. तो ये सब क्या है, ये सब फिजिकल लेवल पे वेरिएशन हमें देखने को मिल रहा है, बॉडी फिजियोलॉजिकल लेवल पे वेरिएशन देखने को मिल रहा है. और उसी तरीके से हम साइकोलॉजिकल वेरिएशन भी देख सकते हैं. ठीक है, साइकोलॉजिकल वेरिएशन भी देख सकते हैं कि किसी का बिहेवियर किसी तरीके से है, किसी का बिहेवियर किसी तरीके से है. तो ये सब क्या होता है, ये सब साइकोलॉजिकल डायमेंशन है.
अबाउट हमें पता है ना साइकोलॉजी क्या होती है, जो भी तुम्हारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं, बिहेवियर होता है, ठीक है, ओवर्ट कोवर्ट जितना भी बिहेवियर, यही सब तो साइकोलॉजी होती है। तो एक इंडिविजुअल वेराई कर सकता है फिजिकल डायमेंशंस में एज वेल एज साइकोलॉजिकल डायमेंशंस में, यही होते हैं वेरिएशन। चैप्टर सेज वेरिएशन इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो व्हाट इज साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का क्या मतलब होता है? तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? ये कुछ ऐसी क्वालिटी है, कुछ तो ऐसी क्वालिटी है जो कि डिस्क्राइब करती हैं, कुछ ऐसी क्वालिटी जो डिस्क्राइब करती हैं किसी भी पर्सन के मेंटल और बिहेवियरल पैटर्न्स को। ठीक है, तो ये जो क्वालिटीज है, साफ सी बात है, ये यूनिक होगी, सबके पास अलग अलग क्वालिटीज होंगी। तुम अलग तरीके से बिहेव करोगे, तुम्हारा भाई अलग तरीके से बिहेव करेगा, तुम्हारा फ्रेंड अलग तरीके से बिहेव करेगा। तो ये क्या होती है? यही होती है साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं, ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि डिस्क्राइब करते हैं तुम्हारे तुम्हारे फ्रेंड के, तुम्हारे मम्मी के, तुम्हारे पापा के मेंटल और बिहेवियरल पैटर्न्स को, कि कैसे तुम सोच रहे हो, कैसे तुम फील कर रहे हो, कैसे तुम एक्ट कर रहे हो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में। बहुत अच्छी एग्जांपल इफ आई वुड लाइक टू गिव, फॉर एग्जांपल, तुम और तुम्हारा सिबलिंग, ठीक है, तुम और तुम्हारा सिबलिंग, तुम दोनों के ही एग्जाम में बहुत पुअर परफॉर्मेंस करी तुम दोनों ने, ठीक है, रिजल्ट डे था। अब रिजल्ट वाले दिन क्या हुआ? रिजल्ट आया, तुम दोनों ही के बहुत बिलो एवरेज मार्क्स आए। अब पापा से डांट पड़ रही है, तुमको भी डांट पड़ रही है, तुम्हारे सिबलिंग पे भाई को भी डांट पड़ रही है। अब क्या होता है? तुमको डांट पड़ी तो तुमने क्या किया? तुमने एज अ बिहेवियर, तुमने उस स्कोल्डिंग को, तुम्हारे पापा की स्कोल्डिंग को, डांट को तुमने एक पॉजिटिव तरीके से लिया, और तुमने क्या बोला? तुमने रिएक्ट करा, रिस्पॉन्ड किया कि हाँ, आई हैव रियलाइज माय मिस्टेक, मैंने पढ़ाई नहीं करी, आई विल बी डिसिप्लिन्ड, मैं अच्छे से टाइम मैनेज करूंगा एंड ऑल ऑफ दैट। तुमने इस तरीके से बिहेव करा, इस तरीके से रिस्पॉन्ड किया टू द सिचुएशन। वहीं पे ऑन दी अदर हैंड तुम्हारा सिबलिंग जो था, तुम्हारा भाई जो था, उसने क्या करा? उसने बोला नहीं, मैंने तो पढ़ा था, ये तो सिलेबस की गलती है, सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, टीचर्स ने अच्छे से नहीं पढ़ाया, और आप लोग की भी गलती है, आप लोग मुझे पढ़ने नहीं देते थे, मुझे डिस्टर्ब करते थे। तो यहाँ पे टू द सेम सिचुएशन तुम्हारे भाई ने बहुत अलग तरीके से रिस्पॉन्ड किया, अज्यूमिंग कि दोनों की ही गलती थी, दोनों ने ही नहीं पढ़ाई करी, ये फैक्टर कॉमन था, बट फिर भी यहाँ पे बिहेवियर में चेंज आया, बिहेवियर में चेंज आया। तो यहाँ पे यही सब होते हैं, यही सब बिहेवियरल पैटर्न्स, मेंटल पैटर्न्स को ही हम लोग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स कहते हैं। मेंटल प्रोसेस है, जो तुम सोच रहे हो, जो तुम थिंक कर रहे हो, कॉग्निशन जो तुम्हारा है, वो तुम्हारे भाई से अलग है, तुम्हारे फ्रेंड से अलग है। तो यही सब होते हैं साइकोलॉजिकल कुछ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स का मतलब ही क्या होता है? एट्रीब्यूट्स का मतलब ही होता है क्वालिटीज। एट्रीब्यूट्स का मतलब ही होता है क्वालिटीज, ठीक है। एट्रीब्यूट्स का मतलब ही होता है क्वालिटीज। तो हम समझ गए साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। ये मल्टी डायमेंशनल होते हैं, बहुत सारे अलग अलग डायमेंशन में यूज होते हैं। कौन कौन से होते हैं अभी हम आगे देखेंगे। मल्टी डायमेंशनल होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं, और साथ ही साथ हम इनको मेजर भी कर सकते हैं, हम इनको मेजर भी कर सकते हैं। तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के क्या की पॉइंट्स हमने देख लिए। ये कुछ ऐसी क्वालिटीज होती हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं, ये क्वालिटीज यूनिक होती हैं, यूनिक होती हैं, कॉम्प्लेक्स होती हैं। ये की पॉइंट्स यू कैन नोट डाउन इन योर नोट्स में लिख सकते हो। कॉम्प्लेक्स होती है, मल्टी डायमेंशनल होती है, ठीक है, बहुत सारे डायमेंशंस होती है, कोई एक सिंगल नहीं है, कोई सिंगल क्वालिटी नहीं है, ये बहुत सी अलग अलग क्वालिटी मल्टी डायमेंशनल होती है, और इट इज मेजरेबल, ठीक है, मेजरेबल। हम इन क्वालिटीज को मेजर भी कर सकते हैं, ठीक है। समझ लिया साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब हमने देखा चैप्टर का नाम क्या है, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। मतलब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, ये जो अलग अलग ये क्वालिटीज हैं, ये जो अलग अलग क्वालिटीज हैं जो हमारे बिहेवियरल और मेंटल पैटर्न्स को डिस्क्राइब कर रही हैं, इन्हीं क्वालिटीज में डिफरेंसेस आ रहे हैं। हर एक इंडिविजुअल में ये जो क्वालिटीज हैं वो अलग अलग होती हैं, और इसी को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इसी को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। क्या? इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिफर टू डिस्टिंक्टिवनेस एंड वेरिएशन अमंग पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स। अच्छा, अब तुमको यहाँ पे समझ आ रहा है कि पीपल्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बिहेवियरल पैटर्न्स इज नथिंग बट द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की यही तो डेफिनेशन थी। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन क्या थी? बिहेवियर एंड मेंटल पैटर्न्स, ठीक है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं कि जब हमको डिफरेंस देखने को मिलता है किसमें, इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। एंड दिस डेफिनेशन, ये एनसीईआरटी की ही डेफिनेशन है, आप एनसीईआरटी से देख सकते हो, ये सेम एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। तो इंडिविजुअल डिफरेंस इज नथिंग बट जब हम वेरिएशन देखने को मिलता है हमें, वेरिएशन जब होता है हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में, ठीक है। तो अब ये जो वेरिएशन है हमारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स में, हमारे बिहेवियर में, हम कह सकते हैं ये जो वेरिएशन है ये कैसे इन्फ्लुएंस हुआ, मतलब क्यों हम बिहेव कर रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हैं। पहला जो है वो कहते हैं कि पर्सनल ट्रेट्स की वजह से है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे अंदर एक ट्रेट है एग्रेशन का, तुम जनरली बहुत अग्रेसिव हो, तो तुम हर एक तुम क्योंकि तुम्हारे अंदर एग्रेशन का एग्रेसिवनेस है, एक पर्सनालिटी ट्रेट ही तुम्हारा ऐसा है, तो तुम एग्रेसिव हो, हर सिचुएशन में तुम जनरली एग्रेसिव तरीके से बिहेव करते हो। पहला स्कूल ये कहता है। वही ऑन दी अदर हैंड दूसरा स्कूल कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, योर बिहेवियर इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाई द सिचुएशंस और सर्कमस्टेंसेस जिसमें तुम होते हो, ठीक है। जैसे तुम एग्रेसिव हो, हमने माना, पर हो सकता हो कोई एक ऐसी सिचुएशन आए जहां पे तुम एग्रेशन ना शो कर पाओ अपना, ठीक है। तुमको गुस्सा बहुत आता हो जनरली, बट एक ऐसी कुछ सिचुएशन है, सर्कमस्टेंसेस है, तुम वहां पे गुस्सा अपना नहीं शो कर पा रहे हो। तो ये इस स्कूल ऑफ थॉट को या इस पॉइंट ऑफ व्यू को हम लोग कहते हैं सिचुएशनिज्म।
ठीक है, सिचुएशनिज्म की मतलब जो तुम्हारा बिहेवियर है, कोई भी इंडिविजुअल बिहेवियर जो है, इट इज द रिजल्ट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स। अभी तक हमने देखा कि वेरिएशन का मतलब क्या होता है। वेरिएशन का मतलब होता है डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस किसमें, साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट में डिफरेंस हो रहा है। साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, कुछ क्वालिटीज, कुछ यूनिक कॉम्प्लेक्स क्वालिटीज जो कि कोई भी इंडिविजुअल के मेंटल और बिहेवियर पैटर्न्स को डिस्क्राइब करती है। ठीक है, और इसी को हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस। यहाँ तक सब क्लियर है? ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। अब कुछ अलग अलग टाइप्स के साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, अलग अलग कुछ पैटर्न्स होंगे, कोई एक सिंगल एबिलिटी तो है नहीं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्स मल्टी डायमेंशनल क्वालिटीज होती हैं किसी भी इंडिविजुअल के पास। तो कौन कौन सी क्वालिटीज है, जल्दी से वो देख लेते हैं। सबसे पहली है इंटेलिजेंस। ठीक है, इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस इट इज द ग्लोबल कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड द वर्ड, think rationally think rationally and use resources effectively when faced with challenges। ठीक है, ये डिफिनेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है, इसको याद रख लो। किसने दी थी? वेस्लर ने दी थी। तो इंटेलिजेंस क्या होती है? अच्छा, अब इंटेलिजेंस को जनरली हमको ऐसा लगता है कि इंटेलिजेंस इज जस्ट रिलेटेड टू अवर एकेडमिक्स, कि अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आ रहे हैं तो तुम इंटेलिजेंट हो, नहीं अच्छे आ रहे तो इंटेलिजेंट नहीं हो। ऐसा नहीं है। इंटेलिजेंस एक ग्लोबल कैपेसिटी होती है जो तुम्हारे हर एक स्फेयर में, लाइफ के हर एक फेसेट में यूज होती है। ठीक है, इसको और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इस चैप्टर ही पूरा इंटेलिजेंस के बारे में, यहाँ पे हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंटेलिजेंस को हम लोग अलग अलग इंटेलिजेंस टेस्ट से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक रखते हैं। फिर एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड क्या होता है? एप्टीट्यूड एक एप्टीट्यूड इज द पोटेंशियल फॉर एक्वायरिंग स्किल, कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, कोई भी स्किल को, कोई भी एक नई स्किल को एक्वायर करने के लिए तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। ठीक है, लेट्स से कि तुमको डांसिंग करना है, तुमको डांस करना है, तो डांस करने के लिए तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है, डांस स्टेप्स को एक्वायर करने में, अपनी एक बॉडी की रिदम को बनाने में तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। तो डांसिंग एज अ स्किल को, डांस को एज अ स्किल एक्वायर करने के लिए तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है। तो एप्टीट्यूड इज इक्वल टू पोटेंशियल कह सकते हो। एप्टीट्यूड इज द पोटेंशियल, कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है कोई भी नई स्किल को एक्वायर करने के लिए। ठीक है, तो एप्टीट्यूड टेस्ट भी होते हैं, ये प्रेडिक्ट करते हैं फ्यूचर परफॉर्मेंस को, कि अपने एप्टीट्यूड टेस्ट में तुमने जैसा परफॉर्म किया उससे हम देख सकते हैं कि हाँ, तुम एक नई स्किल एक्वायर कर सकते हो कि नहीं एक्वायर कर सकते हो, इतना पोटेंशियल तुम्हारे अंदर है या नहीं है। ठीक है, फिर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू प्रेफरेंस। इंटरेस्ट इज रिलेटेड टू योर प्रेफरेंस। जैसे अभी हमने बात की थी डांसिंग की, तो डांसिंग में एप्टीट्यूड पे हमने क्या देखा कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है डांसिंग को एक्वायर करने के लिए। वहीं पे इंटरेस्ट में हम ये देखेंगे कि क्या तुम्हारे अंदर इंटरेस्ट है, प्रेफरेंस है डांसिंग को लेकर, क्या तुम्हें डांस करना सच में पसंद है कि नहीं है। तो वो होता है इंटरेस्ट। जो फिर आता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी इज रिलेटिवली स्टेबल ट्रेट्स होते हैं, स्टेबल ट्रेट्स होते हैं जो किसी भी इंडिविजुअल को यूनिक बनाते हैं, अलग बनाते हैं। तो ये हम देखेंगे पर्सनैलिटी इज मोर ब्रॉडर टर्म, क्योंकि ये पूरी तुम्हारी पूरी पर्सनैलिटी को ही इन्वॉल्व कर लेता है, पूरे ही बीइंग को तुम्हारे इन्वॉल्व कर लेता है। तो ये इसमें भी पर्सनैलिटी टेस्ट आते हैं जो असेस करते हैं ट्रेट्स, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को। जैसे कि कोई इंडिविजुअल इंट्रोवर्ट हो सकता है, कोई एक्सट्रोवर्ट हो सकता है, कोई इमोशनली स्टेबल हो सकता है, कोई अनस्टेबल हो सकता है। तो ये अलग अलग पर्सनैलिटी के ट्रेट्स हैं। सेकंड चैप्टर इज ऑल अबाउट पर्सनैलिटी, तो वहां पे डिटेल में कवर करेंगे। यहाँ पे हम एकदम क्रिस्प रखेंगे। वैल्यूज क्या होती हैं? वैल्यूज कुछ बिलीव्स होती हैं अबाउट आइडियल बिहेवियर, कि कहते नहीं है हर एक कोई कहता है कि मेरी तो ये वैल्यूज हैं, मेरी ये फंडामेंटल्स है लाइफ के, मैं इसके अगेंस्ट नहीं जा सकता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। तो ये क्या होती है? ये वैल्यूज होती हैं, ये कुछ आइडियल बिहेवियर होता है जो कि जिससे कि आप डिसीजन मेक करते हो, कोई भी एक्शन आप आपका गाइड होता है इन्हीं वैल्यूज के थ्रू। ठीक है, तो ये कुछ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स थे, और इस चैप्टर में मेनली अभी हम लोग इंटेलिजेंस की ही बात करने वाले हैं। हाँ, एट द एंड ऑफ द चैप्टर हम एप्टीट्यूड और इंटरेस्ट की भी बात करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमने अभी तक साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स देख लिए, ठीक है, उनके टाइप्स देख लिए कुछ। जब हम उनको पढ़ रहे थे हमने देखा था कि साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को हम मेजर भी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो मेजर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, तो इसी को हम लोग कहते हैं असेसमेंट। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स का असेसमेंट क्या होता है? ये होता है थ्रू सिस्टमैटिक टेस्टिंग प्रोसीजर्स। ठीक है, कुछ सिस्टमैटिक तरीके से कुछ टेस्टिंग प्रोसीजर होते हैं जिससे हम ये अलग अलग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, चाहे वो पर्सनैलिटी हो, चाहे वो इंटेलिजेंस हो, चाहे वो इंटरेस्ट हो, हम इनको मेजर करते हैं। हर एक क्लास में, एक क्लास से दूसरे क्लास में जाने के लिए आपका एग्जाम होते हैं, एग्जामिनेशंस होते हैं। ये क्या होते हैं? ये असेसमेंट्स होते हैं, जिससे अगर आप इसमें आपने एक्सेल कर लिया, आपने पास कर लिया, तो आपको समझा जाएगा कि नाउ यू आर फिट इनटू मूविंग द नेक्स्ट क्लास। तो यही होता है असेसमेंट। तो असेसमेंट इट इज द फर्स्ट स्टेप इन अंडरस्टैंडिंग अ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट। इट रिफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, तो असेसमेंट में हम क्या कर रहे हैं? सबसे पहले हम मेजर कर रहे हैं। तो मेजर जब हम कर रहे हैं किसी भी साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को, तो वो क्या है? असेसमेंट है। उसके बाद असेसमेंट करने के बाद क्या करते हैं? हम इवैल्यूएशन करते हैं। ठीक है, इवैल्यूएशन जैसे अब मान लो लेट्स से आपका एग्जाम में आए 50 मार्क्स,
आपके एग्जाम में 50 मार्क्स आए, जो टॉपर थे, जो टॉप रैंकर्स थे आपके क्लास के, उनके आए 90 मार्क्स। तो यहाँ पे आपने क्या करा? आपको कैसे पता लगा कि आपके मार्क्स कम आए या ज़्यादा आए? वो कैसे पता लगा? वो आपको पता लगा थ्रू अ स्टैंडर्ड स्कोर। आपने अपने मार्क्स को जब कंपेयर करा आपके टॉपर्स के मार्क्स के साथ, तो आपको पता लगा कि हाँ, उसके 90 आए, मेरे 50 आए, मतलब मुझे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि हाईएस्ट स्कोर्स 90 आ रहे हैं या एवरेज स्कोर्स 90 आ रहे हैं। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करते हैं। साइकोलॉजिकल एट्रिब्यूट्स को जब हम मेजर करते हैं, असेसमेंट करते हैं, तो फिर हम उनको एक स्टैंडर्ड स्कोर के अगेंस्ट हम इवैल्यूएट भी करते हैं। ठीक है? जैसे जब हम इंटेलिजेंस टेस्ट की बात करेंगे, तो हम देखेंगे कि जो इंटेलिजेंस स्कोर्स आते हैं, अगर एक एवरेज इंटेलिजेंस स्कोर 100 है, तो अगर तुम्हारा 90 है लेट्स से, तो तुम एक एवरेज इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी वाले इंडिविजुअल हो, तुम फेयरली सारी चीजें अपनी लाइफ में खुद से कर सकते हो। बट वहीं पे अगर तुम्हारा इंटेलिजेंस टेस्ट में स्कोर तुम्हारा 50 आ रहा हो, 40 आ रहा हो, तब दिक्कत की बात है। ठीक है? या फिर अगर 100 एवरेज है, तुम्हारा 130, 150, 160 आ रहा हो, तो यू आर गिफ्टेड विद इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे हम क्या करना है? इवैल्यूएशन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने असेसमेंट करा, सबसे पहले हमने असेसमेंट कर लिया। असेसमेंट में व्हाट वी डिड, हमने मेजर करा, हमने साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट को हमने मेजर करा। उसके बाद हमने इवैल्यूएशन करा। इवैल्यूएशन में हमने कंपैरिजन करा अगेंस्ट अ स्टैंडर्ड स्कोर। इवैल्यूएशन में व्हाट वी डिड, वी कंपेयर्ड आवर स्कोर, हमने कंपैरिजन करा। इसके बाद हम प्रेडिक्शन करेंगे। हम प्रेडिक्शन करेंगे क्या? हम कर सकते हैं प्रेडिक्शन फ्यूचर बिहेवियर्स को। अगर जैसे कि हमने इंटेलिजेंस की बात करी कि हाँ, अगर 100 एवरेज था, तुम्हारा 90 आया, तो हमने इससे क्या प्रेडिक्ट करा कि हाँ, तुम अपने लाइफ के सारे टास्क को फेयरली आसानी तरीके से कर सकते हो। पर किसी के लो आया, तो हमने ये करा प्रिडिक्ट कि वो नहीं कर सकता है। तो थर्ड स्टेप इसमें क्या हो जाता है? प्रिडिक्शन, जहां पे हम फ्यूचर बिहेवियर्स को प्रिडिक्ट करते हैं। तो ये हो गया तुम्हारा असेसमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। इसमें 3 स्टेप्स आ जाते हैं। क्लियर? कोई भी जो साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, जो असेसमेंट्स हैं इनका, ये या तो इनफॉर्मल हो सकता है या तो फॉर्मल हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक है, आई विल करेक्ट इट व्हेन आई विल अपलोड द पीपीटी। यहाँ पे इनफॉर्मल होगा, यहाँ पे फॉर्मल होगा। तो जो भी फॉर्मल असेसमेंट्स होते हैं, वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं और ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। ठीक है? फॉर्मल हम जैसे करते हैं, फॉर्मल जो भी फॉर्मल जो चीजें होती हैं, वो सारी ऑब्जेक्टिव होंगी, स्टैंडर्डाइज्ड होंगी और ऑर्गेनाइज्ड होंगी। वहीं पे जो इनफॉर्मल होगी, उनमें बहुत ज्यादा सब्जेक्टिविटी होगी। जैसे कि हमारे ऑब्जर्वेशन हो गए, इंटरव्यूज हो गए, ये सब फॉर्मल, सॉरी, ये सब इनफॉर्मल होते हैं, जहाँ पे सब्जेक्टिविटी ज्यादा होती है। इतना वी आर क्लियर नाउ। बहुत से अलग अलग टाइप के असेसमेंट मेथड्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले साइकोलॉजिकल टेस्ट। साइकोलॉजिकल टेस्ट एक स्टैंडर्डाइज एंड ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट होता है किसी भी इंडिविजुअल के मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स पर। मेंटल एंड बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स से हम क्या समझते हैं? साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, जैसे कि हमने पहले देखा, दिस इज नथिंग बट योर साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स। तो साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होता है, ये तुम्हारे साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मेजर करता है। ठीक है? तो ये मेजर करता है अलग अलग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट, जैसे कि इंटेलिजेंस को, एप्टीट्यूड को, पर्सनैलिटी को। ठीक है? जैसे आईक्यू टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, पर्सनैलिटी टेस्ट हो गया। और इनको हम लोग क्लिनिकल डायग्नोसिस के लिए भी यूज करते हैं। इसके बाद सेकंड इज इंटरव्यू। इंटरव्यू क्या होता है? एक वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है किसी भी पर्सन के साथ इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। तो ये इंटरव्यू जो होते हैं 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, या तो सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं, या तो अनस्ट्रक्चर्ड हो सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू क्या होते हैं? ये एकदम फॉर्मल इंटरव्यूज होते हैं, जिनमें सब कुछ, एवरी क्वेश्चन, जितने भी इंटरव्यू का पूरा स्ट्रक्चर जो होता है, वो पहले से ही प्री डिफाइंड होता है। सारे क्वेश्चन पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। सेमी स्ट्रक्चर्ड में आधा स्ट्रक्चर्ड है, आधा अनस्ट्रक्चर्ड है। कुछ क्वेश्चन फिक्स होंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं फिक्स होंगे। और ज्यादातर जनरली तुम्हारे जितने भी पीजी के एडमिशन है, यूजी में तो नहीं होते इंटरव्यूज, पीजी में हो गए, पीएचडीज में हो गए, जॉब इंटरव्यूज हो गए, ज्यादातर सब सेमी स्ट्रक्चर्ड होते हैं, जहाँ पे कुछ क्वेश्चंस फिक्स्ड होंगे, जैसे कि तुम्हारी वीकनेसेस क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, तुम इस कोर्स में क्यों अप्लाई कर रहे हो, इस जॉब में क्यों अप्लाई कर रहे हो, वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन द नेक्स्ट 5 इयर्स। तो ये सब कुछ स्ट्रक्चर्ड, कुछ पहले से ही प्री डिफाइंड क्वेश्चंस है। पर कुछ क्वेश्चन जो है, जैसे जैसे आपकी जैसे जैसे कन्वर्सेशन आगे बढ़ती है, क्वेश्चन वो अपने आप फॉर्मुलेट होते जाते हैं। ये सेमी स्ट्रक्चर्ड और ये अनस्ट्रक्चर्ड, जहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पहले से प्री फॉर्मुलेटेड नहीं है। तो इंटरव्यू क्या होगा? ये वन ऑन वन इंटरेक्शन होता है किसी भी आदमी पर्सन के साथ इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। इसके बाद केस स्टडी। केस स्टडी क्या होती है? इन डेप्थ एनालिसिस होती है, इन डेप्थ स्टडी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, किसी भी इवेंट की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी ग्रुप की। जब हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, तो वो होती है केस स्टडीज। ठीक है? तो इट इज यूज्ड इन क्लिनिकल साइकोलॉजी में भी यूज करा जाता है, जैसे कि इफ आगे जाके अब पीजी में इफ यू टुक फॉर क्लिनिकल साइकोलॉजी स्पेशलाइजेशन, तो वहां पे ऑफन फीमेल गेज की हमको या फिर आपको ग्रेजुएशन में भी व्हेन यू विल स्टडी बायोसाइकोलॉजी, तो आपको फीमेल गेज की काफी ज्यादा हमको केस स्टडी पढ़ाई जाती है। केस स्टडी जहाँ पे हम किसी भी एक इंडिविजुअल की इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, जैसे किसी हिस्टोरिकल फिगर का इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं, उनकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करने के लिए। जैसे हम नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या होता है? ऑब्जर्वेशन एक मेथड होता है जहाँ पे हम रिकॉर्ड करते हैं बिहेवियर को रियल टाइम में। क्या कर रहे हैं? हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉचिंग मदर चाइल्ड इंटरेक्शन इन प्लेग्राउंड, तो जो एक ऑब्जर्वर होगा, जो ऑब्जर्व कर रहा होगा, वो दूर से बैठ के एक नेचुरल सेटिंग में ऑब्जर्व कर रहा है कि
एक प्लेग्राउंड में बच्चे और माँ के बीच के क्या इंटरेक्शन है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ऑब्जर्वेशन सब्जेक्टिव हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जो ऑब्जर्वर है उसका लिटिल कंट्रोल है सिचुएशन के ऊपर, क्योंकि वो बस ऑब्जर्व कर रहा है, वो मैनिपुलेट नहीं कर रहा है कुछ भी। फिर सेल्फ रिपोर्ट्स क्या होती है? सेल्फ रिपोर्ट जहाँ पे एक इंडिविजुअल अपने ओपिनियंस को लिस्ट आउट कर रहा है, अपने ओपिनियंस को बता रहा है, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है थ्रू क्वेश्चनरी। मान लो कोई क्वेश्चनरी जो होती है, सर्वेज होते हैं, वहां पे आप खुद से, आपको कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उनका अपने ओपिनियंस के थ्रू आप उनका आंसर कर रहे हो। तो इट रिलाइज ऑन द ऑनेस्टी ऑफ द रिस्पोंडेंट कि आपने कितना ऑनेस्टली कोई भी क्वेश्चन को रिस्पॉन्ड किया है। जैसे आप पर्सनैलिटी क्वेश्चनरी फिल आउट बाय स्टूडेंट, तो सेल्फ रिपोर्ट, पता ही लग रहा है सेल्फ रिपोर्ट, आप खुद से रिपोर्ट कर रहे हो क्वेश्चंस को। तो ये कुछ टाइप्स थे असेसमेंट मेथड्स के, फॉरवर्ड विद इंटेलिजेंस। ठीक है, यही मेन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। अगले चैप्टर में द साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट व्हिच विल पिक अप इज पर्सनालिटी। तो इंटेलिजेंस क्या होता है? इंटेलिजेंस यहाँ से मेक श्योर कि आप एकदम क्लैरिटी से चीजों को समझो। तो इंटेलिजेंस क्या होती है? इंटेलिजेंस, जैसे कि हमने अभी बात करी थी कि इंटेलिजेंस, ये चीज याद रखो कि इंटेलिजेंस इट इज नॉट लिमिटेड, इंटेलिजेंस इज नॉट लिमिटेड टू योर एकेडमिक्स। ऑफन हमको क्या लगता है, हमारे दिमाग में कोई एक बच्चा इंटेलिजेंट है या कोई एक बच्चा नहीं इंटेलिजेंस है, वो हम इंटायरली डिटरमाइन कर देते हैं उसके टेस्ट स्कोर से, कि अगर अच्छा उसके एग्जाम में अच्छे नंबर आ रहे हैं तो बहुत इंटेलिजेंट है, नहीं एग्जाम में अच्छे नंबर आए ये तो बहुत ही एकदम डल बच्चा है, इसको तो ये तो कुछ लाइफ में कुछ कर ही नहीं पाएगा। दिस इज द कॉमन सेंसिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस, बट साइकोलॉजिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द कॉमन सेंसिकल नोशन ऑफ इंटेलिजेंस। इन साइकोलॉजी हम इंटेलिजेंस को एक ग्लोबल कैपेसिटी की तरीके से देखते हैं। वी सी इंटेलिजेंस एज अ ग्लोबल एंड एग्रीगेट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली, कि आप हर सिचुएशन में कितने रीजन के साथ सोच पा रहे हो, कितना पर्पसफुली एक्ट कर पा रहे हो, पर्पस होना चाहिए आपके हर एक्शन का, कोई ना कोई पर्पस होना चाहिए, और कितना इफेक्टिवली आप अपने एनवायरनमेंट के साथ डील कर पा रहे हो। ठीक है, तो ये डिफिनेशन जो थी वेशलर ने दी थी, ये तीनों डिफिनेशन आपको याद करनी होगी। वेशलर ने दी थी कि इट इज इंटेलिजेंस, इट इज द ग्लोबल कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू थिंक रेशनली, रेशनली सोच पा रहे हो, पर्पसफुली एक्ट कर पा रहे हो, हर एक्शन का कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए, और इफेक्टिवली डील कर पा रहे हो अपने एनवायरनमेंट के साथ। दिस इज इंटेलिजेंस। अल्फ्रेड बिने, उन्होंने इंटेलिजेंस को डिफाइन करा एज द एबिलिटी टू जज वेल, किसी भी सिचुएशन को आप अच्छे से जज कर पा रहे हो, उसको समझ पा रहे हो, अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, साथ ही साथ रीजन अच्छे से कर पा रहे हो। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, इंटेलिजेंस क्या है? इट इज द पावर ऑफ परसीविंग, लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग एंड नोइंग। किसी भी सिचुएशन को आप कितने अच्छे से जान पा रहे हो, समझ पा रहे हो, उसको याद कर पा रहे हो और उसको परसीव कर पा रहे हो। तो दिस इज इंटेलिजेंस फॉर यू ऑल। ठीक है, तो इट इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द साइकोलॉजिकल नोशन। ये होता है इंटेलिजेंस। देन इट इज नॉट लिमिटेड टू योर एकेडमिक्स, ये एक ग्लोबल कैपेसिटी होती है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल आप कि मान लो स्कूल में अच्छे नंबर आते हो, ठीक है, तो वहां से आपको एक टैग मिल गया कि अच्छा आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत इंटेलिजेंट हो। बट जब स्कूल से आप नाउ यू आर शिफ्टिंग टू कॉलेज, आप कॉलेज में जा रहे हो, जैसे कि नाउ यू ऑल गाइस विल बी मूविंग टू कॉलेज, तो उसके लिए यू विल बी, आप एक नई लोकेशन में शिफ्ट हो गए, हो सकता हो कि आप अपने फैमिली से दूर रहो, एक नए टोटली इंटायरली नए एनवायरनमेंट में रहो, तो आप उस एनवायरनमेंट में कितने अच्छे से अडेप्ट कर पा रहे हो, कितना इफेक्टिवली आप डील कर पा रहे हो, अपने पीयर्स के साथ कितना आप एंगेज कर पा रहे हो, इस पूरी कैपेसिटी को हम इंटेलिजेंस बोलेंगे, नॉट जस्ट योर स्कोर्स। ठीक है, तो मैं बार बार इस चीज में क्यों डिफरेंशिएट कर रही हूँ, बिकॉज इट इज द व्यू पॉइंट। आप बट यू एज अ साइकोलॉजी के स्टूडेंट, आपको ये डिफरेंस आना जरूरी है कि इंटेलिजेंस इज डिफरेंट। आप इंटेलिजेंस को सिर्फ आपके ग्रेड्स के साथ नहीं एसोसिएट कर सकते हो। ऑफन ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है इंटेलिजेंस के साथ और ग्रेड्स को मिला के, कि अच्छा अच्छे नंबर आए तो तुम इंटेलिजेंट हो, नहीं आए तो तुम नहीं हो। तो यू गाइस यू हैव टू ब्रेक दिस स्टीरियोटाइप, आपको ब्रेक करना है, और आपको इंटेलिजेंस को एक एग्रीगेट ग्लोबल कैपेसिटी के तरीके से देखना है, एंड नॉट जस्ट लिमिटेड टू योर एकेडमिक्स। अब अलग अलग बहुत सी थ्योरीज होती है इंटेलिजेंस की। ठीक है, बहुत अलग अलग थ्योरीज इंटेलिजेंस की, और जितनी भी थ्योरीज हैं इस वीडियो में, इस लेक्चर में, सारी थ्योरीज को आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन बहुत सिंपल लैंग्वेज में, और आप उन सारी थ्योरीज को याद कर लो। ठीक है, बट ये सारी आपको याद करना जरूरी है, बिकॉज आई हैव सीन क्वेश्चंस फ्रॉम ईच एंड एवरी ऑफ दिस थ्योरी इन द पीवाईक्यू। इन जनरल इस चैप्टर से ही बहुत क्वेश्चंस है पीवाईक्यूज में। तो थ्योरीज बहुत अच्छे से करें। तो सबसे पहले दो अप्रोच है थ्योरीज की, इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज है उनकी दो अप्रोचेस हैं। पहली अप्रोच इज नोन एज द साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच, एंड द नेक्स्ट अप्रोच इज सेकंड अप्रोच इज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो इस अप्रोच को हम कैसे समझे, इन दोनों अप्रोचेस को कैसे समझे, काफी इनमें कंफ्यूजन आता है। तो इस अप्रोच को हम ऐसे समझते हैं, जैसे कि हमने मेमोरी में, व्हेन यू क्लास 11th में आपने मेमोरी पढ़ा, तो मेमोरी में यू मस्ट बी अवेयर ऑफ द
लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, जो क्रैक एंड लॉकहार्ट ने लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल दिया था, तो उसमें उन्होंने अलग-अलग प्रोसेसिंग, अलग-अलग लेवल्स दी थी मेमोरी के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने की। तो उन्होंने कहा था कि जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन को सिर्फ उसके स्ट्रक्चर से प्रोसेस करते हैं, तो वो क्या होती है, वो शैलोस्ट लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होती है। वहां पे हम शैलो लेवल ऑफ प्रोसेसिंग कर रहे हैं। वहीं पे जब हम सिमेंटिक लेवल ऑफ प्रोसेसिंग करते हैं, जब हम मीनिंग को समझते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन की, तो वो डेप्थ एनालिसिस होती है, डेप्थ लेवल ऑफ प्रोसेसिंग होती है। तो सेम यहीं पे, यहाँ पे भी सेम यही कंसेप्ट लग रहा है। यही इसी तरीके से अगर हम समझे, तो जो साइकोमेट्रिक अप्रोच होती है इंटेलिजेंस की, ये सिर्फ फोकस करती है कि इंटेलिजेंस है क्या, व्हाट इंटेलिजेंस इज। ठीक है, कि इंटेलिजेंस है इंटेलिजेंस क्या है, इसको हम लोग मेजर कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सरफेस लेवल जजमेंट है, बहुत ही, जब हम सरफेस लेवल पे इंटेलिजेंस को देखते हैं, तो वो होती है साइकोमेट्रिक अप्रोच। वहीं पे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो होती है, डेप्थ एनालिसिस करती है। ठीक है, ये देखती है कि इंटेलिजेंस काम कैसे करती है, हाउ इंटेलिजेंस वर्क, हर रियल लाइफ सिचुएशन में इंटेलिजेंस कैसे काम करती है, कैसे, हाउ पीपल थिंक, कैसे लोग सोचते हैं, कैसे रीजन करते हैं, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो ये ज्यादा डेप्थ में ये इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करती है। अब क्या कौन सी थ्योरीज हैं, तो सबसे पहले वी वुड बी स्टार्टिंग विद बिने एंड स्परमैन की इंटेलिजेंस की थ्योरी। सब इन्हीं, ये अर्ली थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की। ठीक है, अर्ली थ्योरीज हैं, और ये दोनों ही थ्योरीज जो है, ये साइकोमेट्रिक थ्योरीज हैं। ठीक है, ये दोनों ही थ्योरीज तुम्हारी साइकोमेट्रिक या फिर स्ट्रक्चरल थ्योरीज हैं इंटेलिजेंस की। तो सबसे पहले अल्फ्रेड बिने, इनको, ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ साइकोमेट्रिक्स, और इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी यूनिफैक्टल थ्योरी। 1916 में इन्होंने दी थी अपनी यूनिफैक्टल थ्योरी। यूनि का मतलब ये होता है वन। ठीक है, तो इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस इज अ सिंगल सेट ऑफ एबिलिटीज। इंटेलिजेंस में क्या है, इंटेलिजेंस एक सिंगल फैक्टर है, एक वन फैक्टर है इंटेलिजेंस में, जो कि हम यूज करते हैं सारी अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इंटेलिजेंस इज अ सिंगल सेट ऑफ एबिलिटी यूज टू सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। तो ये एक जनरल एबिलिटी है, और इन्होंने कोई डिस्टिंक्शन नहीं किया बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने कहा कि कोई भी अलग अलग टाइप की इंटेलिजेंस होती ही नहीं है, सिर्फ एक फैक्टर है, और उसी से हम सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल, अ स्टूडेंट हु इज इंटेलिजेंट इन एकेडमिक्स इज ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू बी इंटेलिजेंट इन अदर एरियाज। ठीक है, क्योंकि एक ही एबिलिटी है, अगर तुम एकेडमिक्स में अच्छे हो, तो तुम बाकी सारी एरियाज में भी अच्छे होगे। दिस इज द यूनिफैक्टर थ्योरी। इसके बाद आती है टू फैक्टर थ्योरी, किसने दी थी, चार्ल्स परमैन ने। इन 1927 चार्ल्स परमैन ने दी थी टू फैक्टर थ्योरी। तो चार्ल्स परमैन, इन्होंने क्या करा, इन्होंने फैक्टर एनालिसिस को इंट्रोड्यूस करा। तो इनकी थ्योरी बेस्ड ऑन फैक्टर एनालिसिस, और इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस में दो फैक्टर होते हैं। इन्होंने बिने को अपोज करके बोला कि इंटेलिजेंस में दो फैक्टर होते हैं। कौन कौन से, एक होता है जी फैक्टर विच इज द जनरल फैक्टर, एंड एक होता है एस फैक्टर, जो कि हम लोग होता है स्पेसिफिक फैक्टर। तो दो फैक्टर होते हैं, एक होता है जी फैक्टर और एक होता है एस फैक्टर। दो टाइप के फैक्टर होते हैं। अब जनरल फैक्टर क्या होता है, इट इज कॉमन टू ऑल कॉग्निटिव टास्क। सारे कॉग्निटिव टास्क में कॉमन है, जैसे कि रीजनिंग हो गया, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ठीक है, डिसीजन मेकिंग हो गया। सारे कॉग्निटिव फंक्शंस में, कॉग्निटिव टास्क में ये कॉमन है जी फैक्टर। ठीक है, जनरल फैक्टर है। एस फैक्टर या स्पेसिफिक फैक्टर, ये टास्क ओरिएंटेड है, कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज में ही होगा, कुछ स्पेसिफिक एबिलिटीज का होता है, से मिलकर बनता है स्पेसिफिक फैक्टर फॉर पर्टिकुलर टास्क। जैसे कि डांसिंग, डांसिंग के जो इंडिविजुअल एक अच्छा डांसर होगा, उसके उसके पास एक अच्छा एस फैक्टर, स्पेसिफिक फैक्टर होगा डांसिंग के लिए। म्यूजिक के लिए हो सकता है, मैथमेटिक्स के लिए हो सकता है, अलग अलग टास्क के लिए अलग अलग एस फैक्टर हो सकते हैं। तो जनरल फैक्टर क्या है, ये एक मोर कॉमन फैक्टर है, जो हर किसी के पास होगा, और जो एस फैक्टर है वो स्पेसिफिक होगा टू अ पर्टिकुलर टास्क। तो मतलब यहां से हम ये समझ सकते हैं कि जी फैक्टर जो होगा वो कॉमन है, वो हर किसी के पास है, पर एस फैक्टर जो है वो अलग अलग होंगे। मतलब हर एस फैक्टर में कॉमन होगा जी फैक्टर। जैसे मान लो ये एस फैक्टर था डांस को लेके, ये एस फैक्टर था म्यूजिक को लेके, ये एस फैक्टर था मैथ्स को लेके। तो यहाँ पे हर एक एस फैक्टर में तुम्हारा जी फैक्टर कॉमन होगा। तो जी फैक्टर इट इज कॉमन टू ऑल कॉग्निटिव फंक्शंस। वहीं पे एस फैक्टर स्पेसिफिक होता है टू पर्टिकुलर टास्क या स्किल्स। इसके बाद आती है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये किसने दी थी, ये दी थी लुइस थर्स्टन ने। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है, और इन्होंने बोला कि इंटेलिजेंस में 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज आती हैं। ठीक है, तो जहां भी कहीं भी अगर लिखा हो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, तो वहां पे लुइस थर्स्टन इज द आंसर। तो इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करी। उन्होंने बोला कि हर एक जो एबिलिटी है वो इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। तो नाम याद रखना जरूरी है। क्वेश्चन में आ सकता है कि 4 ऑप्शन है, और इनमें से फाइंड आउट विच वन इज नॉट वन फैक्टर, वन ऑफ द इंटेलिजेंसेस। तो सारे याद करना जरूरी है। पहला है वर्बल कंप्रीहेंजन। वर्बल कंप्रीहेंजन जहां पे हम कंप्रीहेंजन को समझते हैं, हम वर्ड्स को समझते हैं, कंसेप्ट्स को, आइडियाज को समझते हैं, वर्बल कंप्रीहेंजन। न्यूमेरिकल एबिलिटी, जहां पे हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस में तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है, स्पीड कितनी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी कितनी है, मैथमेटिकल एबिलिटी कितनी है। फिर स्पेशल रिलेशंस, स्पेशल रिलेशन इट इज द एबिलिटी टू विजुअलाइज पैटर्न्स एंड फॉर्म्स। स्पेशल का मतलब ही होता है स्पेस। ठीक है, तो हम देखते हैं कुछ इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको बहुत जो विजुअल पैटर्न्स है, बहुत आसानी से पैटर्न्स को विजुअलाइज कर पाते हैं, मेंटल इमेजेस बहुत आसानी से फॉर्म कर पाते हैं।
जैसे यू मस्ट हैव सीन, कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनको बहुत आसानी से रास्ते याद हो जाते होंगे, ठीक है। क्यों याद हो जाते हैं? बिकॉज दे आर हाई ऑन दिस इंटेलिजेंस। वो पैटर्न्स को, मेंटल इमेजेस को बहुत आसानी से विजुलाइज कर पाते हैं। तो दिस इज स्पेशल रिलेशंस। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग स्पीड। प्रोसेसिंग स्पीड जहां पे यू आर एबल टू क्विकली रिकॉग्नाइज एंड प्रोसेस विजुअल डिटेल्स, ठीक है। कितनी एक्यूरेसी से और कितनी स्पीड कोई भी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए आपकी स्पीड है, ठीक है। आप क्विकली प्रोसेस कर पाते हो। वर्ड फ्लुएंसी इज कि आप कितने आसानी से वर्ड्स को फ्लुएंटली और फ्लेक्सिबली यूज कर पाते हो, ठीक है। वोकैबुलरी में आप अपने वोकैब में कितने फ्लुएंटली, कितने फ्लुएंसी के साथ आप वर्ड्स को यूज कर पाते हो। देन मेमोरी, कितने आप एक्यूरेटली किसी भी इंफॉर्मेशन को रिकॉल कर पा रहे हो, तो इट डील्स विद एक्यूरेसी। फिर इंडक्टिव रीजनिंग। अच्छा, इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, दो टाइप की रीजनिंग होती है, ठीक है। एक होता है इंडक्टिव रीजनिंग और एक होता है डिडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इज जब आप कहीं पे भी कोई भी इंफॉर्मेशन में जब आप स्पेसिफिक से जनरल में जा रहे हो, जब आप स्पेसिफिक से जनरल में जाते हो तो उसको हम इंडक्टिव रीजनिंग कहते हैं, ठीक है। एंड डिडक्टिव रीजनिंग इसका बिल्कुल अपोजिट, कि जब आप कोई भी जनरल से, जनरल इंफॉर्मेशन से कोई स्पेसिफिक कंक्लूजन पे जा रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल इंडक्टिव रीजनिंग में लेट्स से आपने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपके पास मिली आपको कि यूजी लेवल पे साइकोलॉजी में जितने भी कोर्सेज होते हैं उसमें गर्ल्स कैंडिडेट ज्यादा होती है, मतलब गर्ल्स ज्यादा एनरोल करती हैं साइकोलॉजी कोर्सेज में। तो ये आपके पास एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी यूजी लेवल पे, ठीक है। तो इससे आपने, लेट्स से आपके आपने अपने कॉलेज लेवल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिली, तो इस स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन से आपने जनरल कंक्लूजन क्या निकाल दिया कि हमारी कंट्री में जितनी भी साइकोलॉजिस्ट हैं वो उसमें फीमेल ज्यादा है, ठीक है। उनमें जेंडर वाइज फीमेल्स का रेशियो ज्यादा है एज कम्पेयर टू मेल्स। तो यहाँ पे आपके पास एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन थी, उससे आपने जनरल कंक्लूजन निकाल दिया। तो दिस इज इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। ये होता है इंडक्टिव रीजनिंग। और डिडक्टिव रीजनिंग इसका जस्ट अपोजिट, कि जब आप जनरल कोई इन्फॉर्मेशन से स्पेसिफिक पे आ रहे हो। तो आई तो रिमेंबर्ड इंडक्टिव रीजनिंग एज ISG, कि मतलब इंडक्टिव रीजनिंग में हम स्पेसिफिक से जनरल में जाते हैं। तो ये निमोनिक ISG आई लर्न, तो इससे इंडक्टिव रीजनिंग क्लियर हो गया। डिडक्टिव इसका अपोजिट था। तो ये है थर्स्टन की थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जहां पे 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात करी गई। इसके बाद आता है अर्थर जेंसन का हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस दो लेवल्स पे ऑपरेट करता है, दो लेवल्स पे इंटेलिजेंस ऑपरेट करता है, लेवल 1 एंड लेवल 2। दो लेवल्स हैं और ये हायरार्की में है, ठीक है। तो लेवल 1 जो होगा वो थोड़ा सिंपल होता है, ठीक है। हायरार्की में लेवल 1 सिंपल होता है और लेवल 2 जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है। लेवल 1 में को हम एसोसिएट लर्निंग भी बोलते हैं एंड लेवल 2 को भी कॉल इट एज कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। क्यों बोलते हैं? लेवल 1 इट इन्वॉल्व्स रोड लर्निंग, और जहां पे आउटपुट इज सिमिलर टू द इनपुट, मतलब इसमें हम चीजों को एसोसिएट करके याद करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, बहुत बेसिक सी एग्जांपल दे, अगर फॉर एग्जांपल आई आस्क्ड यू कि कोई भी येलो कलर के फ्रूट्स बताओ, येलो कलर्ड फ्रूट्स बताओ, तो तुम्हारे दिमाग में तुरंत क्या आ जाएगा? तुम बताओगे मैंगो और बनाना। ये दो फ्रूट के नाम तुम बताओगे, मैंगो और बनाना। तो यहाँ पे ये क्या थी? ये तुम्हारी एसोसिएटिव लर्निंग थी। तुमने यहाँ पे एसोसिएट करा, तुमने फ्रूट्स को, दो फ्रूट्स को एसोसिएट करा उनके कलर से। यहाँ पे तुमने आउटपुट और इनपुट सेम था। तुमको इनपुट दिया गया कि येलो कलर के फ्रूट्स बताओ, और तुमने उससे आउटपुट दिया मैंगो और बनाना, और ये दोनों येलो कलर के फ्रूट्स थे। तो यहाँ पे आउटपुट इनपुट सेम था, एसोसिएटिव लर्निंग थी, सिंपल कॉग्निटिव फंक्शन था। दिस इज लेवल 1। लेवल 2 जो होता है वो कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस, ये हायर ऑर्डर स्किल्स को यूज करता है, तुम्हारे हायर ऑर्डर थिंकिंग को यूज करता है, जहां पे हम ट्रांसफॉर्म करते हैं इनपुट इनटू मीनिंगफुल एंड इफेक्टिव आउटपुट। तो लेवल 2, अब लेवल 2 को हम कैसे समझ सकते हैं कि लेवल 2 इट इज द हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स जब आप यूज करते हो। तो लेट्स से आपके पास एक पेशेंट आते हैं, यू आर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपके पास एक पेशेंट आते हैं, क्लाइंट आता है एंड जो अपने अलग अलग सिम्टम्स बता रहा है, एंड उन सिम्टम्स को एनालाइज करके यू फेल्ट कि अच्छा ये सिम्टम्स, तो ये जो सिम्टम्स है ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है विद डिप्रेशन, और फिर आप उसको डायग्नोज कर देते हो विद डिप्रेशन। तो यहाँ पे आपको क्या था? आपने एक इनपुट को ट्रांसफॉर्म कर दिया इनटू अ मीनिंगफुल आउटपुट, ठीक है। आपने उसको डायग्नोज कर दिया, उस इंडिविजुअल को आपने डायग्नोज कर दिया। तो ये सब आपने अपने हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स का यूज करके किया। यहाँ ये था अर्थर जेंसन का हायरार्किकल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। नेक्स्ट नेक्स्ट इज गुल्फोर्ड का, जेपी गुल्फोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, या फिर इसको हम लोग SOI मॉडल भी कहते हैं, SOI मॉडल भी कहते हैं। तो गुल्फोर्ड ने बोला कि इंटेलिजेंस जो है, जो इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स हैं, जो इंटेलिजेंस है वो 3 डायमेंशंस की होती हैं। तो जहां भी कहीं अगर 3 डायमेंशंस लिखा हो, तो 3 डायमेंशंस में किसने इंटेलिजेंस को डिवाइड करा है? वो थे गुल्फोर्ड, ठीक है। इन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस के 3 डायमेंशंस होते हैं, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से? पहला है ऑपरेशंस, देन कंटेंट्स एंड देन प्रोडक्ट्स। 3 डायमेंशंस होते हैं इंटेलिजेंस के, और हर एक डायमेंशन का, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट, हर एक डायमेंशन के कुछ कुछ कैटेगरीज होंगे, हर डायमेंशन में कुछ कैटेगरीज होंगे। जैसे ऑपरेशंस में होते हैं 6 कैटेगरीज, कंटेंट्स में होते हैं 5 कैटेगरीज, और प्रोडक्ट्स में होते हैं 6 कैटेगरीज। कैटेगरीज को भी हम डिस्कस करेंगे। तो हम इससे मिलकर बनते हैं 180, टोटल 180 टाइप की इंटेलिजेंस। 6 इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल टू 186, सॉरी इज इक्वल टू 180। तो कहीं भी अगर लिखा हो कि 180 टाइप ऑफ 180 इंटेलिजेंसेस किसने दी थी, तो वहां पे नाम आता है गुल्फोर्ड का।
तो इन्होंने भी मल्टीपल खूब सारी इंटेलिजेंसेस दी, 180 इंटेलिजेंसेस। तो यहाँ पे अब हम पहले हर एक डायमेंशन को डिस्कस करेंगे, फिर उनके कैटेगरीज को देखेंगे। तो सबसे पहले आता है ऑपरेशन। सो व्हाट आर ऑपरेशंस? ऑपरेशंस आर व्हाट द रिस्पोंडेंट डज। जो रिस्पोंडेंट जो काम करता है, जो एक्शन परफॉर्म करता है, दैट इज ऑपरेशन। ऑपरेशन में जैसे कि हमने देखा था 6 कैटेगरीज होती है। कौन-कौन सी? कॉग्निशन। कॉग्निशन इज द थिंकिंग। तो कॉग्निशन का मतलब ही होता है थिंकिंग। तो कोई कुछ भी आप सोच रहे हो, मेंटल प्रोसेसेस सारे आपके, वो हो गया कॉग्निशन। मेमोरी रिकॉर्डिंग, कोई भी मेमोरी को रिकॉर्ड कर रहे हो, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसको प्रोसेस करके आपने उसको मेमोरी के तरीके से रिकॉर्ड करा, ठीक है? फिर उसी इंफॉर्मेशन, उसी मेमोरी को रिटेन कर रहे हो। फिर डायवर्जेंट प्रोडक्शन एंड कन्वर्जेंट प्रोडक्शन। ये 2 टाइप के कांसेप्ट्स होते हैं, डायवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट। एंड इसके बाद इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन इज व्हाट? जब हम इवैल्यूएट कर रहे हैं किसी भी इंफॉर्मेशन को। डाइवर्जेंट वर्ड का क्या मतलब हुआ? डाइवर्जेंट वर्ड से आप क्या समझ पा रहे हो? डाइवर्जेंट मतलब जो डाइवर्ज कर रहा है, जो फैल रहा है जाके। तो डाइवर्जेंट इज जब कोई सिंगल प्रॉब्लम के हम मल्टीपल सॉल्यूशन देते हैं, ठीक है? कोई एक सिंगल प्रॉब्लम थी, उसके हमने जब मल्टीपल बहुत सारे सॉल्यूशन दिए, तो दैट इज डाइवर्जेंट। ठीक है ना? हम कहते हैं लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं, तो दैट इज डाइवर्जेंट। जब हम एक सिंगल प्रॉब्लम का मल्टीपल सॉल्यूशन देते हैं, तो डाइवर्जेंट होता है। कन्वर्जेंट क्या होता है? कन्वर्जेंट जब हम कन्वर्ज कर रहे हैं, जब बहुत सारी अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं, उनका हम एक सिंगल सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो ये हो गया कन्वर्जेंट। कहते हैं ना कि एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे हैं आके सब, कन्वर्जेंट। तो यहाँ पे मल्टीपल प्रॉब्लम्स थी, उसका जब हमने एक सिंगल वन सॉल्यूशन दिया, तो दैट इज कन्वर्जेंट। तो कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में सिंगल प्रॉब्लम से हम मल्टीपल सॉल्यूशंस देते हैं, और कन्वर्जेंट में मल्टीपल प्रॉब्लम्स का हम एक सिंगल सॉल्यूशन देते हैं। तो डाइवर्जेंट एंड कन्वर्जेंट, प्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन, तो 6 कैटेगरीज होती हैं ऑपरेशन में। इसके बाद कंटेंट्स। कंटेंट क्या होते हैं? कंटेंट, अब ऑपरेशन हमने देखा कि ऑपरेशन में कि रिस्पोंडेंट क्या कर रहा है, क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो अब वो जो तुम एक्शन परफॉर्म करोगे, किसी ना किसी इन्फॉर्मेशन पे परफॉर्म करोगे, कोई ना कोई मटेरियल होगा, तो उस मटेरियल का क्या नेचर होगा, क्या इन्फॉर्मेशन का क्या नेचर होगा, उसको हम लोग कहते हैं कंटेंट, कि क्या कंटेंट क्या है उस इन्फॉर्मेशन का। ठीक है? तो ये भी ये 5 टाइप के होते हैं। क्या क्या कंटेंट हो सकता है? विजुअल कंटेंट हो सकता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन विजुअल हो सकती है, ऑडिटरी हो सकती है, सिंबॉलिक हो सकती है, मतलब उसमें लेटर्स हैं, नंबर्स हैं, सिमेंटिक हो सकती है, मतलब उसमें वर्ड्स हैं, या फिर बिहेवियरल हो सकती है। ठीक है? तो विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक एंड बिहेवियरल, VASSB, ये सब याद करना है। ठीक है? इसके बाद आते हैं प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट्स रिफर टू द फॉर्म इन व्हिच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द रिस्पोंडेंट। तो प्रोडक्ट क्या हुआ? प्रोडक्ट, अब वो जो इन्फॉर्मेशन थी उसको किस तरीके से हमने प्रोसेस करा। कंटेंट में हमने देखा कि इन्फॉर्मेशन का नेचर कैसा है, इन्फॉर्मेशन का नेचर कैसा है जो जिसपे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करा। फिर अब वो इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे कर रहा है, उस इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करा है, ठीक है? तो वो होता है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट भी 6 टाइप के होते हैं। कौन-कौन से? यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशंस, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड इम्प्लीकेशन। और ये सारे ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद करने हैं, क्योंकि यूनिट से मिलके बनता है क्लासेस, क्लासेस से मिलके बनता है रिलेशन, रिलेशन से मिलके बनता है सिस्टम्स। तो हर एक ही आपस में एक के बाद एक के बाद एक के बाद आएगा, तो आपको क्रोनोलॉजी में याद करना है। तो इसके लिए निमोनिक व्हिच आई यूज्ड टू लर्न वाज UCR STI। ठीक है? तो यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, सिस्टम्स, ट्रांसफॉर्मेशन एंड इम्प्लीकेशन, इसको 4 बार 5 बार याद करो, याद हो जाएगा। तो दिस इज द गुल्फोर्ड का स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। यहाँ पे मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। ठीक है? ये दी थी होवर्ड गार्डनर ने। अच्छा, कौन सी थ्योरी किसने दी थी, वो नाम याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है? याद कर लेना अच्छे से। तो यहाँ पे भी उन्होंने मल्टीपल बहुत सारी इंटेलिजेंसेस की बात करी, और उन्होंने कहा कि ये सारी इंटेलिजेंसेस इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ठीक है? और उन्होंने कहा कि 8 टाइप की इंटेलिजेंसेस होती हैं। लेटर बाद में उन्होंने एक 9th इंटेलिजेंस एग्जिस्टेंशियलिस्ट भी ऐड करी, बट वो हमारे एनसीईआरटी में नहीं है। दिस इज एडिशनल इन्फॉर्मेशन। 1999 में उन्होंने एक नई इंटेलिजेंस ऐड करी। फिलहाल एनसीईआरटी इट कंसिस्ट ऑफ 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस, हम उनको देखेंगे। कौन-कौन सी होती हैं ये 8 टाइप की इंटेलिजेंसेस? सबसे पहले है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अब लिंग्विस्टिक शब्द से, लिंग्विस्टिक वर्ड से समझ ही आ रहा है कि इट इज समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज। ठीक है? इट इज समथिंग रिलेटेड टू लैंग्वेज। तो जो इंडिविजुअल्स लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिनकी हाई होती है, दे आर एबल टू प्रोड्यूस एंड यूज लैंग्वेज। वो लैंग्वेज को बहुत अच्छे से यूज कर पाएंगे। ठीक है? जैसे कि राइटर्स हो गए, पोएट्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, पब्लिक स्पीकर, तो ये सब लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस इनके पास अच्छी होती है। फिर लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। दिस इज द एबिलिटी टू रीजन, एनालाइज एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स लॉजिकली, मैथमेटिकली। जब आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो, नाम से पता लग रहा है लॉजिकल मैथमेटिकल, कि जब आप लॉजिकली और मैथमेटिकली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पा रहे हो, जैसे कि साइंटिस्ट हो गए, मैथमेटिशियंस हो गए, इंजीनियर्स हो गए, डिटेक्टिव्स। नेक्स्ट इज द स्पेशल इंटेलिजेंस, जो कि हमने थर्स्टन की प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज में देखा था, जो कि इट इज रिलेटेड टू द वर्ड स्पेस, जहां पे द इंडिविजुअल इज एबल टू विजुअलाइज मेंटल इमेजेस को, विजुअलाइज कर पा रहा है, अंडरस्टैंड कर पा रहा है शेप्स को, पैटर्न्स को, जैसे कि आर्किटेक्ट्स, पेंटर्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, स्कल्पचर्स एक्सेट्रा। तो ये हो गए स्पेशल इंटेलिजेंस। इसके बाद आती है म्यूजिकल म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल जो हाई होते हैं इंटेलिजेंस में, दे आर सेंसिटिव टू साउंड, साउंड सेंसिटिव होते हैं, रिदम, टोन, मेलोडी, जैसे कि सिंगर्स हो गए, कंपोजर्स, म्यूजिशियंस, म्यूजिक प्रोड्यूसर्स, इनके पास म्यूजिकल इंटेलिजेंस ज्यादा अच्छी होती है। देन बॉडली काइनेस्थेटिक, ये इंडिविजुअल्स अपने बॉडी मूवमेंट्स का ऊपर इनके काफी अच्छा कंट्रोल होता है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन होता है, बॉडी मूवमेंट्स का कोऑर्डिनेशन उनके ऊपर कंट्रोल बहुत अच्छा होता है, बॉडली काइनेस्थेटिक। ठीक है? काइनेस्थेटिक का मतलब ही होता है अवेयरनेस ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। काइनेस्थेटिक का मतलब, इफ यू वंडर, काइनेस्थेटिक का क्या मतलब है, तो काइनेस्थेटिक का मतलब है अवेयरनेस ऑफ बॉडी मूवमेंट्स। जैसे कि इसमें कौन-कौन से इंडिविजुअल्स हो सकते हैं? एथलीट्स हो सकते हैं, डांसर्स, एक्टर्स, सर्जन्स। तो फिर आते हैं इंटरपर्सनल।
on intrapersonal. अब हो सकता हो कि इन दो वर्ड्स में you might get confused, तो what I व्हेन आई स्टडीड, तो मैंने कैसे याद किया, इंटरपर्सनल आप ऐसे याद कर सकते हो कि वी नो इंटरसिटी बसेस होती हैं, तो इंटरसिटी मतलब जो दो सिटीज को कनेक्ट कर रही हैं, दो दो से ज्यादा सिटीज को कनेक्ट कर रही हैं, तो इंटरपर्सनल जो जो इंटेलिजेंस होती है, ये दूसरों के मोटिव्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स को समझने के लिए कहती है कि अगर आप इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में हाई होगे तो आप दूसरों के बिहेवियर्स को, फीलिंग्स को, इमोशंस को ज्यादा बहुत अच्छे तरीके से समझ पाओगे, तो ये होती है इंटरपर्सनल। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट, टीचर्स, सेल्स पीपल, पॉलिटिशियंस। इंट्रापर्सनल इज अपोजिट ऑफ इंटरपर्सनल। इंट्रापर्सनल में आप खुद के मोटिव्स को, खुद के इमोशंस को, स्ट्रेंथ्स को, गोल्स को समझ पाते हो, उनसे अवेयर होते हो, तो दैट इज इंट्रापर्सनल। जैसे कि फिलोसोफर, स्पिरिचुअल लीडर, सेल्फ रिफ्लेक्टिव राइटर्स। और ऐसा गार्डनर ने ऐसा बोला कि जो इंडिविजुअल इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस में हाई होते हैं, वो जनरली कोई भी करियर पिकअप कर सकते हैं। ठीक है। एंड लास्ट इज नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, नेचर। तो जिनको नेचर और लिविंग थिंग्स, एस्थेटिक, नेचुरल एस्थेटिक, इन सब की ज्यादा जो समझते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, वो लोग नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पोजेस करते हैं, जैसे कि बोटैनिस्ट, जूलॉजिस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट, फार्मर्स एक्सेट्रा। तो एंड दिस इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। ये इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी है। ठीक है। और इसके पहले वाली जितनी भी थी, थर्स्टन की, गुलफोर्ड की, अर्थर जेंसन की, यूनिफैक्टर, वन फैक्टर, टू फैक्टर, ये सारी थ्योरीज साइकोमेट्रिक स्ट्रक्चरल अप्रोच फॉलो करती हैं। सो द नेक्स्ट इज द ट्रायर्की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। दिस इज आल्सो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी। इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने 1985 में दी थी। इन्होंने इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करा? इट इज इन द एबिलिटी टू अडैप्ट टू एंड सेलेक्ट एनवायरनमेंट टू अकम्प्लिश वंस गोल्स एंड दोज ऑफ अदर्स ऑफ वंस सोसाइटी एंड कल्चर। तो मतलब इन्होंने अडेप्टेबिलिटी पे ज्यादा बात करी कि हम कैसे इन्वायरमेंट में अडेप्ट टू इन्वायरमेंट की इन्वायरमेंट में हम कैसे अडेप्ट करें। तो द इंडिविजुअल जो अपने इन्वायरमेंट में बहुत अच्छे से अडेप्ट कर पा रहा है अपने गोल, और जिसकी वजह से अपने गोल्स को अकम्प्लिश कर पा रहा है, ठीक है, वो इंडिविजुअल हाई होगा इंटेलिजेंस में। ठीक है, ये था स्टर्नबर्ग के अकॉर्डिंग इंटेलिजेंस का मतलब। ठीक है। तो इन्होंने 3 बेसिक टाइप की इंटेलिजेंस की बात करी। कौन-कौन सी? कंपोनेंशियल, एक्सपीरियंशियल एंड कॉन्टेक्सुअल। तो ऑफन जब हम इनकी इंटेलिजेंस थ्योरी की बात करते हैं, तो हम एक ट्रायर्किक, क्योंकि एक ट्रायंगुलर शेप में हम बात करते हैं। जहाँ पहले कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस या फिर इसको हम लोग एनालिटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो इंडिविजुअल जिनके पास ये इंटेलिजेंस होती है ज्यादा, दे आर एबल टू एनालाइज इन्फॉर्मेशन, थिंक क्रिटिकली, सॉल्व प्रॉब्लम्स लॉजिकली, एंड जनरली हम इनको स्टडी स्मार्ट कहते हैं। मतलब जो इंडिविजुअल्स बहुत एकेडमिकली हाई होते हैं, ठीक है, और प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते हैं, लॉजिकली सोच पाते हैं, क्रिटिकली सोच पाते हैं, नाम से पता लग रहा है ना, एनालिटिकल की एनालाइज कर पा रहे हैं चीजों को, इन्फॉर्मेशन को, तो वो होती है कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। इसका ही आपको ऑप्शंस में, क्वेश्चन में स्टडी स्मार्ट जैसी कोई इससे रिलेटेड कोई कीवर्ड कुछ मिलता है, तो दैट इज कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस। फिर एक्सपीरियंशियल इंटेलिजेंस या फिर क्रिएटिव इंटेलिजेंस, ये क्या होती है? इट इज द एबिलिटी टू यूज पास्ट एक्सपीरियंसेस क्रिएटिवली टू सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स। अच्छा, क्रिएटिविटी का मतलब यही होता है। क्रिएटिविटी का क्या मतलब होता है? जब हम कोई नॉवल चीज प्रोड्यूस कर रहे हैं, जब हम कोई नई चीज क्रिएट कर रहे हैं, दैट इज क्रिएटिविटी। नेक्स्ट इज कंटेक्सुअल इंटेलिजेंस, या फिर इसको हम लोग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। तो इट इज द एबिलिटी टू अडैप्ट टू रियल लाइफ सिचुएशंस, मेक डिसीजंस एंड मॉडिफाई द एनवायरनमेंट एज नीडेड। प्रैक्टिकल नाम से पता लग रहा है, तो इन इन इंडिविजुअल्स को हम लोग स्ट्रीट स्मार्ट्स भी कहते हैं। चेंज कर देता है अपने अकॉर्डिंगली, तो दैट इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अगर आप हाई हो इंटेलिजेंस में, यू आर मोर लाइकली टू बी स्ट्रीट स्मार्ट, कि आप बहुत अच्छे से डिसीजन ले पाओगे रियल लाइफ सिचुएशन में, एनवायरनमेंट को मॉडिफाई कर पाओगे अपने अकॉर्डिंगली, लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाओगे, दैट इज प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा था कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, फिर एक्सपीरियंशियल एंड फिर कंटेक्सुअल या फिर प्रैक्टिकल। अच्छा, अब जो कंपोनेंशियल या फिर जो एनालिटिकल इंटेलिजेंस थी, इसके 3 टाइप्स होते हैं कुछ। क्या टाइप्स हैं? सबसे पहले होता है नॉलेज एक्विजिशन। नॉलेज एक्विजिशन, इसमें क्या होता है? नॉलेज को एक्वायर करते हैं, ठीक है, नॉलेज को एक्वायर करते हैं। नाम से पता लगा नॉलेज एक्विजिशन कि यहाँ पे नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, ठीक है। देन द सेकंड कंपोनेंट इज मेटा कंपोनेंट्स। मेटा कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये प्लानिंग से रिलेटेड होते हैं। ये दीज आर रिलेटेड टू प्लानिंग। जैसे कि हमने देखा नॉलेज एक्विजिशन में हम नॉलेज को एक्वायर कर रहे हैं, देन इन मेटा कंपोनेंट्स वी आर प्लानिंग, हम प्लान कर रहे हैं अपने इन्फॉर्मेशन को। एंड थर्डली इज द परफॉर्मेंस कंपोनेंट, जहां पे हम परफॉर्म करेंगे, यहाँ पे हम परफॉर्म करेंगे, हम एग्जीक्यूट करेंगे इन्फॉर्मेशन को। तो ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं ऑफ कंपोनेंशियल इंटेलिजेंस और एनालिटिकल इंटेलिजेंस। इसको एकदम ब्रीफली आपको देखना है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। इसके बाद द लास्ट जो इंटेलिजेंस की थ्योरी है हमारी, दैट इज द पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये किसने दिया था? ये इट वाज गिवन बाय दास, नेग्लेरी एंड किर्बी। दास, नेग्लेरी एंड किर्बी ने 1994 में इंट्रोड्यूस करी थी द पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो क्वेश्चन में अगर कहीं भी आपको कीवर्ड्स मिले लाइक बायोलॉजिकल, ठीक है, बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल और ब्रेन, अगर ये इन जैसे कुछ की अगर ऐसे कुछ कीवर्ड्स मिल रहे होंगे, तो याद रखना दिस द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट द पास्ट मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या होता है? इसमें दिस मॉडल सेज कि द इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, जो भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, इट इन्वॉल्व्स द इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स ऑफ ब्रेन। हमारी तुम्हारी जो इंटेलिजेंस है, इट इज द रिजल्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ 3 न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। 3 ब्रेन के न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, उनके इंटरडिपेंडेंट फंक्शनिंग की वजह से आप कोई भी इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी परफॉर्म कर पाते हो, ठीक है। तो इसमें
4 प्रोसेसेस आते हैं पास। देन द वर्ड पी स्टैंड्स फॉर प्लानिंग। पी से क्या मतलब होता है? पी का मतलब है प्लानिंग। ए फॉर अराउजल, अराउजल और अटेंशन, ये दोनों ही आ जाते हैं ए से। ए फॉर अराउजल एंड अटेंशन। एस फॉर साइमल्टेनियस, एस फॉर साइमल्टेनियस एंड एस फॉर सक्सेसिव। ठीक है, ये अटेंशन, प्रोसेसिंग एंड प्लानिंग। तो इसमें अब हर एक कंपोनेंट को अगर हम लोग देखें जल्दी से ब्रीफली, तो अराउजल या अटेंशन क्या होता है? इट हेल्प्स इन फोकसिंग ऑन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, जब हम रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फोकस करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम अटेंशन बोलते हैं। व्हेनेवर वी आर फोकसिंग ऑन एनी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, उसको हम अटेंशन कहते हैं। ठीक है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, उसमें से कोई हम सिलेक्टिव किसी इन्फॉर्मेशन पे फोकस कर रहे हैं, इसको हम लोग अटेंशन कहते हैं। हमने क्लास 11th में सिलेक्टिव अटेंशन की थ्योरीज भी देखी थी। इसके बाद इट हेल्प्स इन फोकसिंग ऑन रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो अटेंशन में हम फोकस करते हैं किसी भी एक रेलेवेंट जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन्फॉर्मेशन, उस पर, बाय मेंटेनिंग एंड ऑप्टिमल लेवल ऑफ अलर्टनेस। ठीक है, तो हर एक इंडिविजुअल के पास एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ अलर्टनेस होता है। कोई भी इंफॉर्मेशन को जब आप अटेंड करते हो, तो एक लेवल ऑफ अलर्टनेस की जरूरत होती है, और वो जो अलर्टनेस को ही हम अराउजल कहते हैं, उसी अलर्टनेस को ही हम अराउजल कहते हैं। तो ये जो अराउजल, ये जो अलर्टनेस है, ये ऑप्टिमल लेवल का होना चाहिए, मतलब एकदम एवरेज लेवल का होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा भी नहीं, बहुत ही कम भी नहीं। बहुत ज्यादा बहुत कम से आप अटेंड नहीं कर पाओगे इन्फॉर्मेशन को। इसकी बहुत अच्छी एग्जांपल, जैसे गेटिंग अलर्टेड व्हेन अ टीचर अनाउंसेस अ टेस्ट। ठीक है, तो जब टीचर ने टेस्ट को अनाउंस करा, तो आप अलर्ट हो गए, तो दिस इज अराउजल। ठीक है, कि आप अराउज्ड होगा जब टीचर ने टेस्ट को अनाउंस करा। एंड फोकसिंग ऑन द स्पेसिफिक चैप्टर्स टू स्टडी, और सारे चैप्टर्स नहीं, वो स्पेसिफिक चैप्टर जिनका टेस्ट लेने को बोला टीचर ने, सिर्फ उन स्पेसिफिक चैप्टर्स पे आपने फोकस करा। तो यहाँ पे आपने अटेंड करा, सिर्फ अपनी स्पेसिफिक स्टिमुली को ही अटेंड करा। तो ये अराउजल एंड अटेंशन हो गया। सेकंड इज द साइमल्टेनियस प्रोसेसिंग। साइमल्टेनियस क्या होता है? जब हम एक साथ प्रोसेस कर रहे हैं, यहाँ पे हम अलग अलग डिफरेंट पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन को इंटीग्रेट करते हैं एक मीनिंगफुल पैटर्न के लिए। सक्सेसिव में क्या होता है? हम अरेंज करते हैं इन्फॉर्मेशन को सीक्वेंशियल ऑर्डर में। ठीक है, कहते हैं कि सक्सेसिव, इसके सक्सेसिव सक्सेसर इसका ये था, इसके बाद ये आया, इसके बाद ये आया। तो यहाँ पे एक एलिमेंट के बाद दूसरा एलिमेंट आता है, वन एलिमेंट लीड्स टू द नेक्स्ट, एक एलिमेंट से दूसरा एलिमेंट आता है। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। जैसे सबसे पहले हम अल्फाबेट सीखते हैं, ए बी सी डी। उसके बाद हम क्या करते हैं? इन अल्फाबेट से हम लेटर्स बनाते हैं। हम जैसे बना लिया रैट, बना लिया कैट, बना लिया बैट, हमने 3 वर्ड लेटर्स बना लिए। उसके बाद फिर हम उनको जोड़ के और फ्रेजेस बनाते हैं, फिर हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो यहाँ पे हम सीक्वेंस पे चल रहे हैं, हम एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट को फॉर्म कर रहे हैं, सक्सेसिव प्रोसेसिंग। फिर एंड में आता है प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग सिंपल, हम इसमें गोल सेट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि कैसे एक्शन लेना है, कोई भी अपना डिजायर्ड जो हमारा आउटकम है, उसको अचीव करने के लिए स्ट्रेटजीज बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, गोल सेट करते हैं। दिस इज प्लानिंग। जैसे एग्जांपल, हमने एक स्टडी प्लान बनाया एक टेस्ट के लिए, टाइम शेड्यूल सेट करा, ठीक है, अपने स्टडी मेथड्स को एडजस्ट करा, और इस तरीके से हमने प्लानिंग करी पूरे अपने प्रोग्राम की। तो ये क्या हो गया? ये पास मॉडल हो गया इंटेलिजेंस का। ठीक है, so with this I would like to wrap up today's video, and in part 2 of this chapter we will discuss the rest of the chapter and complete the full chapter. So make sure कि NCERT से आप ये सब कुछ टैली कर लो, अपने खुद के नोट्स बना लो, and until then keep revising, keep learning. Thank you.